हम कैलिशिया चलते हैं, जहां हम देखते हैं एक्जोन बर्जट को, जो कि अपने हाथ में वही आइटम लिया है जिसे उसको कैलिशिया के हेड ने दिया था हिलाइस इनोएडेन को देने के लिए। एक्जोन इस बात को सोच रहा होता है क्या उसे ये हिलाइस को देना चाहिए ताकि वो खुद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा ले। फिलहाल तो वापस चलना चाहिए। एक्जोन वहाँ से चला जाता है। वो डायरेक्ट इनोएडेन पहुंचता है। हिलाइस उससे कहती है कि वो उसकी उम्मीद से पहले वापस आ गया। एक्जोन उससे पूछता है क्या वो उसका इंतजार कर रही थी, जिस पर हिलाइस कहती है हाँ वो उसका इंतजार कर रही थी। एक्जोन उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। एक्जोन उससे कहता है मैं ये भी सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे याद भी कर रही थी, जिस पर हिलाइस कहती है हाँ उसे उसकी याद भी आ रही थी, और एक्जोन उसको फिर से किस करता है। फिर एक्जोन उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो अपनी जेब से उस आइटम को निकालकर हिलाइस से कहता है कैलिशिया की हेड ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है। हिलाइस देखती है कि एक्जोन का चेहरा उतरा हुआ है, जिसे देख हिलाइस उससे कहती है उसने उसे सच में बहुत मिस किया। कहानी का वो सीन अपना फोकस करता है उस एंटिक पीस पर, जो कि एक पॉकेट वॉच होती है जिसकी सुइयां टिक टिक करती हैं, और हमें एक अलग ही सीन दिखता है जहां फोर्थ सीजन फॉरेस्ट में इनोएडेन खानदान की पहली हेड इनो दिखती है, जो कि राजा की आत्मा से कह रही होती है मेरे राजा और जगत के पिता, वो समय आने वाला है जब आपका किया हुआ वादा पूरा होगा, पर आपके प्रिय सेवक होने के नाते मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग सकती। मेरे अंदर एक नई जिंदगी पल रही है, और अगर आप अपना वादा पूरा करेंगे तो मेरे अंदर जो जिंदगी पल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि राजा की मौत के बाद इनो यानी इनोएडेन की पहली हेड प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हम इस वक्त यह नहीं जानते कि उस बच्चे का पिता कौन है, पर हमें इतना पता चला है कि राजा ने इनो से बहुत पहले कोई वादा किया था, और अगर वो उस वादे को पूरा करते हैं तो इनो के बच्चे की जान चली जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि राजा अपने उस वादे को वापस ले ले। दोस्तों इस वक्त हम ये भी नहीं जानते कि राजा ने ऐसा क्या वादा किया था जिससे उसके बच्चे की जान जा सकती है। इनो राजा के सामने घुटनों के बल झुककर राजा से विनती करती है कि वो अपना किया हुआ वादा वापस ले लें। उसकी कोई चाहत नहीं अमर होने की और ना ही हर चीज को कंट्रोल करने की। वो बस इतना चाहती है कि उसके आने वाला बच्चा इस दुनिया को देख सके। राजा की आत्मा कहती है मैं मानता हूँ कि मैंने जो वादा किया था वो पवित्र है। वो समझते हैं कि इनो इस वक्त कैसा महसूस कर रही है, पर वो अपने किए हुए वादे को किसी भी वजह से नहीं तोड़ सकते। पर वो उससे एक और वादा कर सकते हैं, तुम और तुम्हारे बच्चे को मरने के बाद कोई दर्द नहीं मिलेगा, और यही एक लौता जवाब है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमें पता चलता है कि ये सब हिलाइस की यादों में हो रहा होता है, और जरूर हिलाइस ने उस आइटम को छुआ होगा तभी ऐसा हुआ। एक्जोन हिलाइस के पास आता है। वो उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है कि उसे ठंड लग सकती है, इसलिए वो उसके साथ वापस बेड पर चले। हिलाइस मान जाती है। वहीं हम दूसरी ओर किसी अनजान जगह पर एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं, और ये लड़की कोई और नहीं हमारी प्यारी गैबल होती है, जो वहाँ रोते रोते कहती है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे याद है जब उसके फादर और रिकार्डो को घर से निकाला गया था तब वो उनके पीछे गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तभी उसको रोते रोते ऐसा लगता है जैसे इसी सिचुएशन में उसकी तरह कोई और भी था। और इसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि गैब्रिएल को भी अपनी यादें वापस मिल रही हैं। गैब्रिएल बहुत डरी हुई है। तभी उसके रूम के बाहर से कोई आता है, जिसे देखकर गैब्रिएल बहुत खुश हो जाती है। उसे देखकर गैब्रिएल को लगता है कि वो उसका भाई रिकार्डो है, पर वो उस व्यक्ति को देखकर डर जाती है। हम टाइम से थोड़ी देर पीछे चलते हैं, जहां हम देखते हैं एक्जोन और शिलेमन किसी अनजान जगह पर आए होते हैं। शिलेमन एक्जोन से कहता है उसे पता नहीं क्यों पर ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके सामने आज अचानक से कुछ आ जाएगा। एक्जोन उसको कहता है कि उसे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करके रखना होगा। शिलेमन कहता है आपको नहीं पता मैं कितना अच्छा हो चुका हूँ अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में, जल्दी मैं आपकी लेवल तक आ जाऊंगा गुरु। एक्जोन उससे कहता है कि वो लेफ्ट में जाए और अगर उसे कुछ मिले तो वो उसे बताए। शिलेमन वैसा ही करता है। तभी एक्जोन की नजर एक डोर पर पड़ती है और वो उस डोर को छूता है और मन में कहता है कि सारे डोर्स में से सिर्फ यही है जो लॉक है, और वो अपनी शक्तियों से उसे खोलता है और जैसे ही अंदर झांकता है उसे वहाँ गैब्रिएल दिखती है। एक्जोन भी उसे देखकर हैरान होता है। गैब्रिएल एक्जोन को देखकर डर जाती है। वो एक्जोन से कहती है कि वो उसके पास ना आए। तभी पीछे से शिलेमन आवाज देता है कि उसे कुछ मिला है। शिलेमन भी गैब्रिएल को देखकर हैरान होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एक्जोन गैब्रिएल से पूछता है कि उसका भाई और उसका फादर कहाँ है, साथ में वो कौन था जिसने उसे यहाँ लॉक किया। गैब्रिएल को इतना ज्यादा डर लगता है कि वो बेहोश हो जाती है। शिलेमन एक्जोन से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उस हालत में है कि वो आपसे बात कर सकती है। एक्जोन उससे कहता है ठीक है इस वक्त यहाँ से निकलते हैं, किसी को ये बताना नहीं कि यहाँ क्या हुआ, इस लड़की को उठाओ और ले चलो। शिलेमन मान जाता है। वो एक्जोन को बताता है कि उसे एक आदमी मिला है, वो भी भागने की कोशिश कर रहा था पर उसने उसे पकड़ लिया है। गैब्रिएल की आंखें बंद हो रही होती हैं पर वो मन में कहती है ये इंसान मुझे मार डालेगा। तभी हमें गैब्रिएल की कुछ यादें दिखाई जाती हैं। याद रखें ये यादें गैब्रिएल की इस टाइमलाइन की नहीं हैं। उन यादों में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गैब्रिएल का गला पकड़े हुए है। वो व्यक्ति कहता है
मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। ये व्यक्ति एक्जॉन होता है। वो आगे कहता है, पर मैं तुम्हें जीने दूंगा गैब्रियल इनोएडन, ताकि तुम अपने मुंह से सबको ये सच सच बता सको कि वो इंसान वो नहीं था जिसने मार्गो की हत्या की। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये यादें हिलास की पिछली जिंदगी की हैं, क्योंकि यहाँ एक्जॉन साफ साफ कह रहा है कि मार्गो की हत्या हुई है। साथ में वो गैब्रियल से पूछता है कि तुम बताओ लोगों को कि उस इंसान ने मार्गो की हत्या नहीं की है। अब वो इंसान कौन है हम नहीं जानते। एक्जॉन गैब्रियल से कहता है, अगर तुमने झूठ कहा तो वो तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगा। हम करंट टाइमलाइन में वापस आते हैं, जहां श्लेमन गैब्रियल को उठाकर ले जा रहा होता है। गैब्रियल अपने मन में अभी भी यही कह रही होती है कि वो उसे मार डालेगा। अब से 2 दिन बाद डोमेनिया हंटिंग फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों में सब लग चुके हैं। ये फेस्टिवल 3 सालों से डोमेनिया परिवार द्वारा होस्ट किया जा रहा है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि जल्दी क्रिश्चियन परवेनम की हेड बनने की पार्टी भी होने वाली है। अब जब उसने गैब्रियल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो शायद उसी पार्टी में हमें उसकी न्यू पार्टनर भी देखने को मिल जाए। और देखकर लगता है जैसे समर के महीने में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। वहाँ खड़े लोगों में से एक लेडी कहती है, फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो वहाँ हो रही है। दूसरी लेडी कहती है, हाँ लगता तो है इन लोगों के बीच कुछ तो चल रहा है। ये लोग एक्जॉन और हिलास की बातें कर रहे होते हैं। एक्जॉन और हिलास दोनों फेस्टिवल शुरू होने से पहले यहाँ आ चुके हैं। हिलास और एक्जॉन को इतना करीबी देख वो लोग काफी खुश होते हैं। एक्जॉन हिलास के करीब आकर उससे कहता है कि वो भी जिस बीच पर गया था वहाँ का वेदर भी अच्छा नहीं है। हिलास कहती है, सच में? जहाँ मैं गई थी वो भी वैसा ही है। हिलास निराश होते हुए कहती है कि हमें दूसरी जगह देखना होगा। एक्जॉन उससे पूछता है, पर वो आखिर अच्छे व्यू वाले बीच पर अचानक से क्यों जाना चाहती है? हिलास कहती है, दरअसल उसकी पिछली जिंदगी में मार्गो वहाँ जाना चाहता था। ये बात सुनकर एक्जॉन का मूड खराब हो जाता है। खैर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, एक बीच पर जाना ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। हम इसे अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। वो हिलास को गले लगाते हुए कहता है कि उसके पास हिलास के साथ स्पेंड करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हिलास उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है, हम दोनों उसे साथ में ढूंढते हैं। एक्जॉन कहता है, मुझे इसमें सच में खुशी होगी। और ये कहते हुए वो उसको सबके सामने किस करता है। सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम अपने प्यारे मार्गो को देखते हैं, जो कि मिल्क पी रहा होता है। और मुझे लगता है कि आपको ये पहले ही पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर दूसरे दिन मार्गो वियोलेटा से कहता है, मासी हिलास कब तक आएगी? वियोलेटा उससे कहती है, शायद कल, शायद परसों, या फिर आज शाम तक भी। मार्गो को बुरा लगता है। वियोलेटा मन में कहती है, ये आम है कि उसको बुरा लगेगा। आखिर वो हंटिंग फेस्टिवल में आया ही हिलास की वजह से था, जबकि वो अभी भी लोगों के सामने आने से डरता है। और लोगों ने कहा है कि हिलास कल फेस्टिवल में आई थी। मार्गो बड़ी क्यूरियोसिटी से कहता है, मौसी क्या आप उस आदमी को जानती हो? वियोलेटा उससे पूछती है, कौन सा आदमी? मार्गो कहता है, वो बर्जट हेड। वियोलेटा उससे कहती है, ओ एक्जॉन, हाँ जानती हूँ, क्यों क्या हुआ? मार्गो कहता है, वो मैं सोच रहा था कि उनसे हिलास की खुशबू क्यों आती है। ये सुनकर बेचारी वियोलेटा के होश उड़ जाते हैं। आखिर वो उस मासूम बच्चे को कैसे बताए कि उससे ऐसी खुशबू क्यों आती है? वो उससे घबराते हुए कहती है, ऐसा है कि वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मार्गो खुद को सूंघते हुए कहता है, पर करीब तो हिलास के हम भी हैं, हमसे तो वैसी खुशबू नहीं आती है। वियोलेटा उससे कहती है, वो ना हम लोग उनसे कभी कभार मिलते हैं ना, इसलिए हमसे वो महक नहीं आती। जिस पर मार्गो चौंकते हुए वियोलेटा से कहता है, इसका मतलब वो इंसान अक्सर हिलास से मिलता है? जिस पर वियोलेटा कहती है, ओ क्योंकि वो दोनों घर के हेड हैं इसलिए। मार्गो कहता है, ओ मैं समझ गया, जैसे वो उस दिन दादी से मिलने आए थे, उन्हें उनसे कोई काम तो नहीं था, पर फिर भी वो आए थे क्योंकि वो फैमिली के हेड हैं, है ना? वियोलेटा को मन ही मन एक्जॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वियोलेटा मार्गो से कहती है कि वो थोड़ा बाहर जा रही है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसे बता दे। जिस पर मार्गो खुश होते हुए उससे मिल्क मंगाता है। वियोलेटा कहती है, ठीक है। साथ में वो कहती है कि बच्चों को ऐसी चीजों के बारे में समझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी वियोलेटा को मेड आवाज देती है। वियोलेटा पूछती है, बताओ क्या बात है? मेड बताती है कि मास्टर टेर्जो आ चुके हैं और इस वक्त वो दूसरे मेहमानों से बातें कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वियोलेटा और मार्गो दोनों डोमेनिया हाउस में रुके हुए हैं। डोमेनिया फैमिली इसी हंटिंग फेस्टिवल को कराती है और ये मेड भी उसी फैमिली की है। टेर्जो का नाम सुनकर वियोलेटा को गुस्सा आता है और वो मेड से कहती है कि वो थोड़ी देर यहाँ रुके, उसे बाहर जाना है।
मेड मान जाती है। वहीं दूसरी ओर हम राजमहल चलते हैं, जहां हिलाइस फोर्सेन फॉरेस्ट में एंटर हो जाती है, और वो भी बिना किसी दूसरे बंदे के साथ। दोस्तों शायद आपको ये बात पहले से पता होगी कि फोर्सेन फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए 2 हेड्स को एक साथ आना होता है, पर हिलाइस यहाँ अकेले आ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उन जेम्स को भी खा लिया है जो उसे कैल्शिया और परवेनम से मिले थे। उसकी ताकत अब पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ गई है। हिलाइस अपने हाथ में पवित्र ग्रेल को लेती है और अपने खून को चढ़ावे के तौर पर डालती है। राजा की आत्मा उसके सामने आती है। उसे देखकर हिलाइस अपना हाथ आगे करती है, जिसे देख आत्मा समझ जाती है कि वो क्या करना चाहती है। हिलाइस अपनी शक्तियों से आत्मा पर हमला करती है। आत्मा उससे कहती है आखिर ऐसा करने की क्या वजह है। हम देख सकते हैं कि हिलाइस के हमले का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। हिलाइस आत्मा से कहती है कि वो चेक कर रही थी कहीं वो भी तो राजा की सांसों में से एक तो नहीं, पर उसने अटैक करके देख लिया कि वो कोई आम आइटम नहीं है। दोस्तों हमें पता चलता है कि हिलाइस को उन आइटम से जो उसे कैल्शिया और परवेनम से मिले थे अभी तक राजा की सांसें नहीं मिली हैं। आत्मा हिलाइस से कहती है कि उसे लगा कि हिलाइस उस पर हमला इसलिए कर रही है क्योंकि बर्जेट हेड यहाँ आया था और उसकी वो हालत हो गई थी। हिलाइस उनसे कहती है कि उसके पास इससे अच्छा बहाना नहीं हो सकता था, पर उसका उन पर हमला करने की कोई और वजह थी, और वो थी राजा की आत्मा को खत्म करके सबसे छुटकारा पाना। आत्मा कहती है मैं समय और मृत्यु से परे हूँ। हिलाइस कहती है वो तो दिखता है। आत्मा कहती है मेरी बच्ची, अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें उन बाकी बचे हुए टुकड़ों को ढूंढना होगा जिनमें मेरी दिव्य शक्ति है, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर आत्मा वहां से गायब हो जाती है। हिलाइस फोर्सेन फॉरेस्ट से बाहर आकर कहीं चली जाती है। वो बताती है राजा की दिव्य शक्तियों को खोजना है। जितना अभी तक मैंने जाना है ऐसी दिव्य आइटम 19 अलग अलग जगहों पर हैं। ये दिव्य आइटम्स पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाए गए हैं, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि ये इतनी सारी जगहों पर बिखरे पड़े हैं। और उस आइटम के साथ ही वैसा ही हुआ था जो मैंने अभी अभी ढूंढा है। हिलाइस किसी जंगल में आ जाती है। वो एक आइटम की ओर इशारा करते हुए बताती है ऐसे आइटम्स 4 शाही परिवारों के पहले हेड्स ने अपने पास रख लिए थे जब उन्होंने राजा की हत्या की थी। दोस्तों हिलाइस जिस आइटम की ओर इशारा कर रही है वो ना कैल्शिया परिवार का है और ना परवेनम का। ये उसे किसी और फैमिली से मिला है। साथ ही वो मन में कहती है कि अगर मैं उन आइटम्स को ढूंढकर अपनी मौत को पा सकती हूँ तो मैं उन्हें खुशी खुशी ढूंढ निकालूंगी। हिलाइस की नजर सामने एक नदी पर पड़ती है और वो कहती है काश वो ये एक्सियन को दिखा सकती। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। हम बर्जेट स्टेट पहुंच जाते हैं जहां एक्सियन कह रहा होता है जब से वो गैब्रिएल को उस घर से लेकर आया है वो बेहोश है, उसे उसके होश में आने तक का वेट करना होगा। शिलेमन उसका ध्यान रख रहा है, तब तक सब सही है, पर अभी के लिए मुझे उस व्यक्ति से पूछताछ करनी होगी जिसे हम गैब्रिएल के साथ वहां से उठा लाए हैं। एक्सियन उस व्यक्ति के मुंह पर लगे टेप को निकालता है और उससे डायरेक्ट पूछता है कि डिएगो और रिकार्डो कहाँ पर हैं? क्या वो उस इंसान के साथ है जिसने गैब्रिएल को वहां बंदी बना कर रखा था? वो व्यक्ति कहता है कि वो नहीं जानता, उसने तो सिर्फ उस लड़की की देखभाल की है। उसे तो बुरा लगा उस लड़की को सड़क पर अकेला चलते हुए देख, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने उसे बंदी बनाकर क्यों रखा था, तो मुझे वैसा करना पड़ा क्योंकि जब मैं उसकी मदद कर रहा था तो उसने मेरी ही पिटाई कर दी थी। एक्सियन को गुस्सा आता है और उससे कहता है बस बहुत हुआ, मेरे सामने ये मत कर। मुझे खुशी हुई कि तुम वहां से भागे, वजह है अपनी जान लेने के, और मुझे खुशी है तुम अपनी बकवास के जरिए मुझसे झूठ कह रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह है। एक्सियन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसकी बंधी हुई रस्सियों को खोल देता है और कहता है मुझे खुशी है क्योंकि इतने दिनों बाद मैं किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। एक्सियन अपने ग्लव्स उतारते हुए उससे कहता है और अगर तुमने मुझे सही सही जवाब नहीं दिया तो शुरुआत तुम्हारी उंगलियों से करूंगा। कुछ देर बाद वहाँ शिलेमन आता है और एक्सियन से कहता है अरे मेरे लॉर्ड, आपने मुझे उसकी धुलाई क्यों नहीं करने दी? आपने अपने हाथ को गंदा क्यों कर लिया? एक्सियन उससे कहता है कि नौकरों का मुंह बंद करा देना। शिलेमन कहता है ठीक है गुरु, पर आपने उसकी जान तो नहीं ली ना, क्योंकि मैंने बहुत जोर की चीखें सुनी थी। एक्सियन अपने ग्लव्स पहनते हुए कहता है कि वो अभी भी सांसें ले रहा है, उस पर अपनी नजर बनाए रखो। मैं उससे दोबारा पूछताछ करूंगा जब तक वो सच नहीं उगल देता, और अगर गैब्रिएल उड़ जाए तो उससे भी थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करना। शिलेमन कहता है ठीक है सर, वैसे क्या आप फिर से बाहर जा रहे हो? एक्सियन कहता है हाँ, मैं हंटिंग फेस्टिवल जा रहा हूँ। वहीं हम हंटिंग फेस्टिवल चलते हैं जहाँ वियोलेटा बाहर आई होती है। वहीं डोमेनिया परिवार के लोग उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वियोलेटा ने इस साल हंटिंग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। वो उसकी हंटिंग स्किल्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वो लोग वियोलेटा से कहते हैं छोटे मास्टर मार्गो आपके साथ नहीं आए? हमें लगा हम उनसे मिल पाएंगे। वियोलेटा कहती है कि आप उनसे जल्द ही मिलेंगे जब फेस्टिवल शुरू होगा। उनकी बातें चलती रहती हैं, पर वियोलेटा सिर्फ टेड्सो को ढूंढ रही है। तभी उसकी नजर उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉर्डेलिया पर पड़ती है। कॉर्डेलिया उसे देखकर हाथ हिलाती है। वियोलेटा भी उसे देखकर अपना हाथ हिलाती है।
तभी वो चौंक जाती है क्योंकि उसे वो दिख गया होता है टेर्जो कैलिशिया। वो उन लोगों के बीच में चली जाती है, सभी लोगों से हेलो कहते हैं। वियोलेटा मन में कहती है ये सभी लोग जो टेर्जो के साथ हैं बिना कोई पावर्स के सबसे नीचे क्लास की लो रैंक वाले परिवारों में से हैं। मैंने तो सोचा था टेर्जो हाई रैंकिंग वाले परिवारों से जुड़ेगा जिससे उसे राजनीति में और फायदा हो, पर शायद मैं गलत थी। टेर्जो वियोलेटा से बोलता है, वियोलेटा तुम बाहर किस वजह से आई हो? मुझे लगा तुम अंदर रहकर मार्गो का ख्याल रखोगी। वियोलेटा कहती है उसे लगा उसे थोड़ी देर बाहर घूमना चाहिए। वैसे भी वो और टेर्जो जब से हंटिंग फेस्टिवल आए हैं एक दूसरे से मिले ही नहीं, पर देखकर लगता है मेरे यहाँ आने से माहौल खराब हो गया है ना? टेर्जो उससे कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना तुम वापस मुड़ जाओ और शांति से हमें अकेला छोड़ दो। वियोलेटा उसकी बात से हैरान होती है। वो मन में कहती है तो अब वो इस बात को छिपाना भी नहीं चाहता कि उसके इरादे क्या हैं। पर लो रैंकिंग फैमिलीज के हेड के साथ मिलने की आखिर इसकी क्या वजह होगी? इसके एटीट्यूड से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे और कैलिशिया की हेड के ऊपर जंग छेड़ना चाहता है। तभी वहाँ के माहौल में ठंडक होती है। बर्फ की चादर के साथ वहाँ एंट्री होती है क्रिश्चियन परवेनम की, जिसे देख वियोलेटा चौंक जाती है। और इसकी वजह यह है कि वो जान चुकी है कि क्रिस के अंदर वो ताकत है, वो ताकत जो कैलिशिया के आंसुओं से आती है। चार शाही परिवारों में उन्हें जो ताकत मिलती है वो एकदम एक जैसी रहती है, ना वो कभी बढ़ती है और ना घटती है इनोर्डन परिवार को छोड़कर, क्योंकि उनके पास एक अलग शक्ति है जिसे फ्लावरिंग कहते हैं, जो समय के साथ बढ़ती रहती है। पर क्रिस के केस में ऐसा होना जहां मैं उसकी शक्तियों को पहले से ज्यादा महसूस कर रही हूँ, साफ साफ कैलिशिया के आंसुओं से जुड़ा हुआ है। मुझे कैलिशिया वापस जाकर चेक करना होगा कि कैलिशिया के हीरे और आंसू सही सलामत हैं या नहीं। दोस्तों यहीं से हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन परवेनम ने वो डील को मान लिया है जो टेर्जो ने उससे की थी कैलिशिया के आंसुओं के बदले। अब टेर्जो ने बदले में क्या लिया है वो हम इस समय नहीं जानते। वियोलेटा तुरंत वहां से जाने लगती है। टेर्जो को देखकर लगता है जैसे वो समझ गया हो कि वियोलेटा को चीजें पता चल रही हैं। वहीं थोड़ी दूर हम एक्सियन को देखते हैं जो कि टेर्जो कैलिशिया के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि अभी के लिए मुझे टेर्जो कैलिशिया पर शक है कि उसी ने गैब्रियल को कैद करके रखा था, और शायद उस दिन वही था जो रिकार्डो के साथ उस बिल्डिंग में था जहां मैं और हिलास उस मिरर की वजह से गए थे। जिस बंदे को हमने उस बिल्डिंग से पकड़ा उसने यही कहा कि टेर्जो ने ही उसे हायर किया था, पर अभी ये बहुत जल्दी होगा अगर मैं उससे डायरेक्ट इस बारे में बात करूं। हंटिंग फेस्टिवल में सारे 52 नीचे के परिवार आए हुए हैं। अगर मैं जल्दबाजी में सबसे पूछताछ करूंगा तो हिलास को पता चल जाएगा कि मैं रिकार्डो और डिएगो को ढूंढ रहा हूँ। बेहतर होगा अगर मैं तब तक इंतजार करूं जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिल जाते। टेर्जो कैलिशिया वैसा इंसान नहीं है जो इस तरह के काम करे। खैर मुझे इस समय वापस चलना चाहिए। तभी उसके पीछे से वियोलेटा उसको आवाज देती है। वो उससे कहती है क्या तुम जस्ट अभी आए हो? मुझे माफ करो पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक्सियन उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। वियोलेटा उससे कहती है कि वो उसे तुरंत कैलिशिया लेकर जाए, उसे वहाँ कुछ चेक करना है। एक्सियन उससे कहता है कि कैलिशिया की हेड को कुछ हुआ है? वियोलेटा कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है। एक्सियन उससे कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं नहीं जा सकता। वियोलेटा उससे गुस्से में कहती है क्यों नहीं जा सकते? ये कोई इतनी बड़ी रिक्वेस्ट भी नहीं है। एक्सियन कहता है कि बोलने के लिए तो ये एक आसान रिक्वेस्ट है, पर मेरे लिए इसे पूरा कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैं किसी और को तुम्हें ले जाने को कह दूंगा, तब तक इंतजार करो। वियोलेटा उससे पूछती है कि आखिर कब तक उसे इंतजार करना होगा। एक्सियन उससे कहता है कि ज्यादा से ज्यादा शाम तक। मुझे देखना होगा कि मेरा कौन सा आदमी इस वक्त फ्री है। वियोलेटा कहती है कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो एक्सियन को बताती है कि इस सब का लेना देना कैलिशिया के हीरो से है। एक्सियन कुछ देर सोचता है और फिर वियोलेटा से पूछता है क्या इस सब में टेर्जो कैलिशिया जुड़ा हुआ है? वियोलेटा कुछ कहने वाली होती है, तभी वहाँ ब्लॉसम के पत्ते गिरते हैं और वहाँ एंट्री होती है हमारी हिलास इनोएडन की। हम 10 मिनट पीछे चलते हैं। हिलास के यहाँ आने से पहले जब वो इनोएडन में थी तब वो बैठे बैठे सोच रही होती है कि उसे राजा की आत्मा से मिलने के बाद काफी अजीब लगता है, पर उसने आज अपना टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसे आज एक जेम मिल चुका है। अब शायद वो कल होने वाले हंटिंग फेस्टिवल में जा सकती है। तभी वहाँ हिलास की मेड आती है। वो उसको कहती है कि उसने हिलास के लिए आरामदायक कपड़े तैयार किए हैं, साथ में अगर वो भूखी है तो उसके लिए खाना भी तैयार है। तभी हिलास को कुछ महसूस होता है। वो मन में कहती है क्या ये एक्सियन की एनर्जी है? पर उसने इतनी दूर से कभी इसे महसूस नहीं किया। ऐसा शायद उस जेम की वजह से है जिसे मैंने निगला है। हिलास को सोच में देख मेड उससे पूछती है कि कोई बात है क्या? हिलास बताती है नहीं कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा बाहर जा रही हूँ। और यह कहकर हिलास वहाँ से चली जाती है और सीधा एक्सियन और वियोलेटा के सामने आती है। वो दोनों हिलास को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। हिलास यहाँ वहाँ देखती है। एक्सियन से पूछता है आखिर उसे यहाँ कैसे आना हुआ। हिलास के आसपास से बहुत तेज एनर्जी बाहर आ रही होती है, जिसे एक्सियन महसूस करते हुए मन में कहता है कि उसकी एनर्जी काफी तेज है। क्या उसने एक और जेम को निगल लिया है? हिलास उससे कहती है तो तुम यहाँ हो एक्सियन। मुझे अचानक से कुछ लगा
इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गई, पर मुझे साथ में लेडी वियोलेटा के होने की उम्मीद नहीं थी। वियोलेटा हिलास को हेलो कहकर आगे कहती है कि उसे लगा कि लेडी हिलास शाम को आएंगी। क्या आपको यहाँ कोई और भी काम है जो आप यहाँ इतनी जल्दी आ गई हो? हिलास उससे कहती है खैर मुझे जो जानना था उसका जवाब मुझे मिल गया है। वियोलेटा उससे कहती है कि वो समझ गई। वो मन में कहती है कि उसे हिलास आज बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। हिलास उन दोनों से कहती है ऐसा लगता है जैसे उसके आने की वजह से वो दोनों डिस्टर्ब हो गए हैं। वियोलेटा कहती है नहीं नहीं, हमारी बातें तो कब की खत्म हो गई हैं और वैसे भी वो इतनी खास बात नहीं थी। मैं बस एक्जॉन से कह रही थी कि वो अपनी शक्तियों से मुझे कैलिशिया तक ड्रॉप कर दे और कुछ नहीं। हिलास पूछती है क्या तुम लोग टेलीपोर्ट करने वाले थे? वियोलेटा जवाब देते हुए कहती है हाँ ये बहुत ही अर्जेंट है, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। हिलास उससे कहती है फिर मेरे साथ चलो लेडी वियोलेटा। वियोलेटा चौंक जाती है। हिलास कहती है क्या तुम्हें एक्जॉन के साथ ही जाना है? अगर नहीं तो अपना हाथ दो। वियोलेटा हिलास को अपना हाथ देती है। एक्जॉन उनके बीच में आ जाता है। हिलास एक्जॉन से कहती है कि वो अलग से भी आ सकता है। यह कहकर वो वियोलेटा को लेकर वहां से चली जाती है। एक्जॉन का मूड खराब हो जाता है और वो उनके पीछे पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद टेर्जो भी कैलिशिया आता है। चलते चलते उसकी नजर सामने खड़ी मोंटेना की हेड डेब्रिया पर पड़ती है। डेब्रिया टेर्जो को बताती है कि वो और कॉर्डेलिया दोनों विंसेंट को हेलो कहने आए थे। टेर्जो कहता है अच्छा तो क्या लेडी मोंटेना उसी के साथ हैं? दोस्तों विंसेंट कैलिशिया टेर्जो का कजन है और कॉर्डेलिया का मंगेतर भी। डेब्रिया कहती है हाँ मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया है। टेर्जो कहता है लगता है उन दोनों की जोड़ी एकदम सही जम रही है, ये काफी अच्छी खबर है। खैर अब मैं चलता हूँ लॉर्ड मोंटेना। डेब्रिया कहती है एक बात कहूँ सर टेर्जो, तुम्हें ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, थोड़ा शांति बनाना भी सीखो। मैंने देखा तुम कैसे वियोलेटा से बात कर रहे थे, मानते हैं कुछ टाइम बाद तुम्हारा ही राज होने वाला है, पर वियोलेटा से इतनी जल्दी दुश्मनी बनाना सही नहीं। टेर्जो से कहता है जब तक हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला और इसमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। साथ ही में तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो जो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम भविष्य में अपनी हद पार न करो। यह सुनकर डेब्रिया को बहुत गुस्सा आता है और यह सब कहकर टेर्जो वहाँ से चला जाता है। वो एक कमरे में आकर गिलास में एक वाइन भर रहा होता है। तभी उसे पीछे डोर खुलने की आवाज आती है। ये वियोलेटा होती है। वो गुस्से में उससे कहती है टेर्जो कैलिशिया तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? टेर्जो से कहता है कि अपने भाई से ऐसे हेलो कहते हैं? अगर तुम्हें बात करनी है तो बैठकर करते हैं, मैंने खुद के लिए एक पैक जस्ट बनाया ही है। वियोलेटा अभी भी गुस्से में कह रही होती है तुम खुलेआम ये क्या तमाशा कर रहे हो? तुम आखिर होते कौन हो? कैलिशिया के हीरो को बाहर लाने वाले। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मार्गो को कितना कुछ झेलना पड़ा, उसने कितने आंसू बहाए होंगे उन सब की वजह से। तुम होते कौन हो उन हीरो को बाहर लाने वाले? वहीं दूसरी ओर हिलास हमें बताती है वो कैलिशिया के आंसू जिन्हें सुरक्षित रखा गया था वो गायब हो गए। अब क्योंकि ये वियोलेटा के परिवार से जुड़ी बात थी इसलिए उसे अर्जेंटली चेक करना पड़ा। पर टेर्जो ने कैलिशिया के आंसू डिएगो और रिकार्डो की वजह पर वेनम को क्यों दिए? अगर मैं अपनी पिछली जिंदगियों को याद करूं तो यही सेम घटना जहां कैलिशिया के आंसू और हीरे गायब हुए थे वो आधे साल बाद होनी थी। पर इस टाइमलाइन में चीजें इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ रही हैं? हिलास को सोच में देख एक्जॉन उससे पूछता है कि वो आखिर इतनी देर से क्या सोच रही है। हिलास कहती है कुछ नहीं। एक्जॉन कहता है कुछ नहीं। वो कुछ देर सोचता है और कहता है आज दोपहर जो हुआ उससे कैलिशिया हाउस में जरूर तहलका मच जाएगा। हिलास कहती है लगता तो उसे भी यही है, पर हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक्जॉन कहता है भले ही क्रिश्चियन कैलिशिया के आंसू से ताकतवर बन गया हो, पर मेरी ताकत के सामने वो फिर भी कुछ नहीं है। हिलास कहती है कि वो इस बात को अच्छे से जानती है। एक्जॉन हिलास को कसकर पकड़कर कहता है आज जो हुआ तुम्हारे आने से पहले ही मैंने वियोलेटा को मना कर दिया था कि मैं उसकी बात नहीं मान सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। हिलास कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे ऐसी मामूली बातों से फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम जाने के लिए मान भी जाते तो क्या उसमें तुम गलत हो जाते? एक्जॉन कहता है ठीक है, वो अगली बार से उसकी बातों को मना नहीं करेगा। वहीं हम डोमेनिया हंटिंग फेस्टिवल पहुंच जाते हैं जहां डोमेनिया हाउस में मार्गो बुक पढ़ रहा होता है। वो अपनी नजर बार बार उसके बगल में खड़े गार्ड पर डालता है। वो मन में कहता है कितना अजीब है, हर कोई बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। साथ में मौसी मुझे बार बार यही कहती हैं कि मुझे कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। क्या बाहर कुछ चल रहा है? वो वहाँ खड़े गार्ड से कहता है सुनिए क्या मेरी मौसी को कुछ हुआ है? वो गार्ड उससे कहता है नहीं मास्टर मार्गो कुछ नहीं हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी मार्गो अपनी आइज ऑफ ट्रुथ से ये देख लेता है कि वो गार्ड उससे झूठ बोल रहा है। वो खुद की नजरों को उस बुक से ढकते हुए कहता है आखिर मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? मार्गो की नजर बाहर खिड़की पर पड़ती है।
वो मन में कहता है कि वो बाहर तक भी नहीं जा सकता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस वजह से मेरे सर में दर्द होने लगता है। तभी डोर पर नॉक होता है। वहाँ हिलाइस आती है। हिलाइस को देखकर मार्गो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसे बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ पर आई, वो उसे कब से याद कर रहा था। हिलाइस कहती है वैसे तो मैं बहुत जल्दी आने वाली थी, पर मुझे कुछ काम निपटाना था, इसलिए मुझे माफ कर दो। वैसे तुम कैसे हो? मार्गो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कितनी बिजी थी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, अच्छे से खाना खाता हूँ, अपनी मौसी की बात मानता हूँ और अच्छे बच्चे की तरह सबसे अच्छे से बात करता हूँ। हिलाइस उससे कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे ये बताओ तुम यहाँ पूरे दिन से क्या कर रहे हो? मार्गो कहता है कि वो पढ़ाई कर रहा था और विंडो से बाहर के नजारे देख रहा था। हिलाइस उससे कहती है कि वियोलेटा ने कहा था कि उसे आने में देरी हो सकती है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बाहर चल सकते हो। मार्गो ये सुनकर कहता है क्या सच में मैं बाहर जा सकता हूँ? वो थोड़ा सा घबराया होता है। हिलाइस उससे कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अपना हाथ दो। मार्गो खुश हो जाता है और वो हिलाइस का हाथ पकड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मार्गो हिलाइस से पूछता है क्या वो आज बिजी नहीं है और वो कब तक यहाँ रुकेगी, जिस पर हिलाइस उसे बताती है कि शायद वो हंटिंग फेस्टिवल के खत्म होने तक यहीं रुकेगी। मार्गो कहता है क्या सच में? तभी मार्गो थोड़ा डर जाता है। हिलाइस समझ जाती है कि मार्गो भीड़ भाड़ वाले एरिया में अभी भी नहीं जा सकता, पर मार्गो मन में कहता है कि वो हिलाइस के सामने कमजोर नहीं दिख सकता। हिलाइस बताती है कि मार्गो के लिए अभी भी ये बहुत मुश्किल है, उसके साथ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया है और उससे ज्यादा वो अपनी पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। हिलाइस उससे कहती है मार्गो चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम तैयार हो तो हम चल सकते हैं। मार्गो तैयार हो जाता है। वहाँ हमें उतने सारे लोगों के बीच पेरानो फैमिली से नॉर्टन और एनरिक भी नजर आते हैं। नॉर्टन की नजर हिलाइस और मार्गो पर पड़ती है। वो जैसे ही उनके पास जाने वाला होता है उसके बीच कोई और आ जाता है और ये व्यक्ति क्रिस होता है। वो हिलाइस से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो हंटिंग फेस्टिवल के पहले दिन ही हिलाइस को यहाँ देखेगा। ओह अच्छा, तो ये जेंटलमैन आज तुम्हारे साथ आए हैं? हिलाइस उससे कहती है कितनी अजीब बात है कि तुम अचानक से मेरे सामने आ गए क्रिश्चियन परवेनम, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि अपनी ये हरकतों को सुधार लो। क्रिस कहता है पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही लेडी हिलाइस, मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो आप इतना चटक रही हो। खैर उसे साइड करें, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर सिर्फ मैं और आप, दूसरा कोई भी नहीं। क्रिस के हिलाइस के पास आने से पहले वो फेस्टिवल एंजॉय कर रहा था। जब उसने हिलाइस को देखा तो उसे वो बात याद आ गई जब हिलाइस परवेनम आई थी और उसने क्रिस के घर में रखे सामान और उसके ऊपर हमला किया था। क्रिस मन में कहता है कि उसने उस दिन एक विजन देखा था जहाँ वो और हिलाइस लवर्स की तरह रह रहे थे। वो विजन एकदम धुंधला था पर एकदम रियल था। क्रिस अपने वाइन गिलास को जमीन पर गिराते हुए हिलाइस की ओर आगे बढ़ता है। वो मन में कहता है कि वो उस दिन तो हिलाइस से उस बारे में नहीं पूछ पाया था, पर आज उसके पास चांस है, आज उसे उस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये सोचते सोचते वो पहुंच जाता है हिलाइस के पास और उससे कहता है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहता है, सिर्फ वो और कोई नहीं। वो सच के बारे में जानकर ही रहेगा। हिलाइस उससे कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। क्रिस कहता है नहीं मेरी लेडी, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ उस दिन। क्रिस अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसे देखकर मार्गो अपने हाथ को आगे कर देता है। यह देखकर क्रिस और हिलाइस दोनों चौंक जाते हैं। मार्गो हिलाइस के आगे आकर क्रिस से कहता है हिलाइस ने कहा ना कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहती, तो उससे दूर रहो और उसे बिना उसकी परमिशन के हाथ लगाने की सोचना भी मत। क्रिस को यकीन नहीं होता। वो हिलाइस से कहता है तो ये छुटकू आपका बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर रहा है लेडी हिलाइस? मार्गो कहता है हाँ, मैं उसे बचाऊंगा, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो उसे दुख पहुंचाएगा। यह सब देखकर आसपास खड़े लोग बातें करने लगते हैं। लगता है छोटे मास्टर मार्गो इनोडेन हेड के काफी करीब हैं। कोई कहता है हाँ, तुमने देखा जब वो लॉर्ड परवेनम से बात कर रहे थे तो कितने अकड़ कर रहे थे। दूसरा कहता है वो भले ही छोटे हों पर आखिर हैं तो चार शाही परिवारों में से एक। खड़े खड़े क्रिस मन में कहता है ऐसे तो मैं लोगों को एक विलन की तरह नजर आऊंगा। क्रिस हिलाइस से कहता है पर आखिर कैलिशिया के गार्ड्स हैं कहाँ, उन्हें एक बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हिलाइस उससे कहती है उसके साथ उसका गार्डियन है, मैं हूँ उसके साथ। क्रिस थोड़ा सीरियस होकर मन में सोचता है कि मार्गो की देखभाल हिलाइस कर रही है। कैलिशिया के इस वक्त के हालात और वो डील जो मैंने टेर्जो से की है उन्हें ध्यान में रखें तो मुझे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, मुझे अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए। मैं इस बच्चे की वजह से हिलाइस से दुश्मनी नहीं ले सकता। क्रिस हिलाइस से माफी मांगता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। वो उससे कहता है कि वो अभी उनसे बात करना चाहता है पर ये भी चाहता है कि वो अपना वक्त लें और आराम से सोचकर बात करें। हिलाइस उससे कहती है लगता है तुम्हें सपने सजाने की आदत लग गई है क्रिश्चियन, तुम तो बेवकूफों के भी सरदार निकले। तुम चाहे कितनी बार ऐसे सवाल पूछ लो, मेरा जवाब हमेशा एक ही होगा। मुझे अफसोस होता है कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। क्रिस को हिलाइस की बातें सुनकर भयंकर गुस्सा आता है। वो दोनों आगे जाते हैं। उनको नॉर्टन पेरानो मिलता है जो दोनों को ग्रीट करता है। मोंटेना परिवार भी उधर ही होता है।
कॉर्डेलिया मार्गो से कहती है, हेलो मास्टर मार्गो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं, पर जब मैं कैलिशिया आई थी तब मैं तुमसे मिली थी। मार्गो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आप मासी की दोस्त हो। कॉर्डेलिया उससे कहती है, हाँ मैं उनकी दोस्त हूँ और मेरा नाम कॉर्डेलिया है। अच्छा बताओ तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है, मैं तुम्हारे लिए हंटिंग फेस्टिवल में उसे पकड़ कर लाऊंगी। हिलास की नजर मोंटेना की हेड पर पड़ती है। वो मन में कहती है कि वो मार्गो से आई कांटेक्ट नहीं कर रही है, उसे जरूर आइज ऑफ ट्रूथ के बारे में पता होगा। क्या टेर्जो ने उसे बताया होगा या ज़ेनन ने? उसने अभी तक अपनी बेटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। तभी हिलास को कोई आवाज देता है, ये एंड्रिक पेरानो होता है। वो हिलास से कहता है, लेडी हिलायस, इस इवेंट के दौरान मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अनमोल चीज है। तभी बीच में कोई व्यक्ति आकर कहता है, अभी नहीं एंड्रिक, इतनी जल्दी नहीं। वो व्यक्ति आकर हिलायस और मार्गो का स्वागत करता है और उनसे कहता है कि उन्हें खुशी हुई कि वो लोग हंटिंग फेस्टिवल के पहले दिन ही यहाँ आए हैं। चलिए मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। उनके साथ खड़ा वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है, आप सभी से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा नाम सीजर डोमेनिया है और मैं अपना बेस्ट गेम लेडी हिलायस को डेडिकेट करता हूँ। दोस्तों में पता चलता है ये दोनों फादर और सन डोमेनिया परिवार के होते हैं जो ये फेस्टिवल करा रहे हैं, जहाँ सीजर ये कहता है कि वो अपना गेम हिलायस को डेडिकेट करता है। फिलहाल गेम डेडिकेट करने से उसका क्या मतलब है हम नहीं जानते, हमें आगे इसके बारे में हंटिंग फेस्टिवल में पता चलेगा। मार्गो एंड्रिक को घूर कर देख रहा होता है क्योंकि एंड्रिक थोड़ी देर पहले हिलायस के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट और किसी तोहफे को देने की बात कर रहा था। तभी वहाँ वियोलेटा आती है जो अपने साथ तीर कमान लाती है। वो मार्गो का ख्याल रखने के लिए हिलायस को थैंक्स कहती है। वो मार्गो से पूछती है कि अगर उसके सिर में दर्द हो रहा है तो वो अंदर जाकर आराम कर सकता है। मार्गो कहता है नहीं, वो यहीं हिलायस के साथ रहेगा। वियोलेटा उससे कहती है, मार्गो वो बिजी होंगी, तुम्हें ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए। हिलायस वियोलेटा से कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर उसके साथ रह सकती हूँ। वियोलेटा कहती है, मुझे सच में बेहद खुशी होगी। तभी वहाँ एक्जियन आता है। वो हिलायस से कहता है कि उसे कहीं जाना है, पर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया। हिलायस उससे पूछती है, क्या वो बर्जर स्टेट जा रहा है? जिस पर एक्जियन उसके करीब आकर कहता है वो उससे बाद में मिलेगा। उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और बेचारे मार्गो का दिल टूट जाता है। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर डोमेनिया के हेड कहते हैं, अगर सब इकट्ठा हो गए तो चलो हंट शुरू करते हैं। हम एक अनजान जगह चलते हैं जहां हमें मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए नजर आते हैं। वो मॉन्स्टर जहां कैद हुए हैं उसके सामने ही ज़ेनन खड़ी होती है और ज़ेनन के सामने जेल में डिएगो होता है। डिएगो उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? आखिर तुमने मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा है? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? ज़ेनन कहती है, कितने रोतड़ू हो तुम, खुशी मनाओ कि तुम्हारी हालत तुम्हारे बेटे जैसी तो नहीं है। ये बात सुनकर डिएगो डर जाता है। वो पूछता है, आखिर तुम्हारे से क्या मतलब है? क्या तुमने रिकार्डो को भी ऐसे पकड़ रखा है? मेरा बेटा आखिर कहाँ है? ज़ेनन उससे कहती है, अरे बाप रे, अपने बेटे की इतनी परवाह और अपनी बेटी की? मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं चाहते। ये सुनकर डिएगो के आंखों के सामने अपनी बेटी हिलायस का वो दर्दनाक मंजर सामने आता है जहां उसने अपनी बेटी को कैल्शिया ब्लड खिला खिला कर उसकी जान ले ली थी। उसका शरीर, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो कहता है वो जरूर एक सपना होगा, आखिर वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ज़ेनन कहती है कि मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। डिएगो उससे कहता है, रुको, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें आखिर हमसे क्या चाहिए? अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो मुझे बताओ। ज़ेनन उससे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करना छोड़ दो डिएगो, मैं तो क्या दुनिया में तुम जैसों से कोई भी किसी चीज की डील नहीं करेगा। कितनी अजीब बात है, मेरे दिमाग में मुझे अजीब सी परछाइयां नजर आ रही हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं उन्हें अपनी इन आंखों के सामने देख पाऊंगी।